क्या मार्स की मिट्टी ने 1976 में जीवन का संकेत दिया, या ये सिर्फ रसायन का धोखा था? 1993 में एक 1018 किलोग्राम का नासा यान मार्स के पास अचानक गायब हो गया, बिना एक लास्ट सिग्नल के। 2006 में एक बलून 37 किलोमीटर ऊंचाई पार रेडियो हिस लेकर लौटा, जिसका स्रोत अपेक्षा से 6 गुना ज्यादा निकला। दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 4 मिशंस आपका नजरिया चेंज कर देंगे। ये कहानी नासा के 4 मिशंस की है, जिन्हें आप जानते तो है, पर उनके अनजाने मोड़ अभी भी चौंकाते हैं। विकिंग 1976 के लाइफ टेस्ट्स, मार्स ऑब्जर्वर 1993 का लॉस, इमेज 2000 का गायब होकर लौटना और आर्केड 2006 का रेडियो बैकग्राउंड, सब एक सीधी रेखा को चेंज कर देते हैं। डेटा टाइट है, तारीखें सटीक है, फिर भी जवाब आधे अधूरे रह जाते हैं। विकिंग प्रोग्राम 1975 से 1976 में 2 ऑर्बिटर्स और 2 लैंडर्स के साथ मार्स पार उतरा। लैंडर्स का वजन लगभग 600 किलोग्राम था। विकिंग 1 ने 20 जुलाई 1976 को और विकिंग 2 ने 3 सितंबर 1976 को सतह छुई। हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने हजारों चित्र भेजे। सबसे इम्पोर्टेंट, पहली बार मार्स की मिट्टी पर जैवरसायन टेस्ट्स किए गए, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक चौकन्ने हो गए। लेबल्ड रिलीज टेस्ट में मिट्टी को 37 डिग्री सेल्सियस पार कार्बन 14 पोषक घोल दिया गया और सेंसर ने मिनट्स में को 2 निकासी रिकॉर्ड की। जब वही नमूना 160 डिग्री सेल्सियस पार गर्म करके स्टेरिलाइज किया गया, प्रतिक्रिया गायब हो गई। फिर दोबारा ताज़ा मिट्टी पर वही पैटर्न मिला। आप सोचिए, बिहेवियर मेटाबॉलिज्म जैसा दिखाता था, पर रासायनिक व्याख्या भी उतनी एक दमदार उम्मीदवार रही। GCMS एनालाइजर ने ऑर्गेनिक्स नहीं पाए, सेंसिटिविटी पार्ट्स पर बिलियन तक थी। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने सबको उलझा दिया। 2008 में फीनिक्स ने परचलोरेट्स लगभग 0.5% बायोमास डिटेक्ट किए, जो हीटिंग में ऑर्गेनिक्स को तोड़ देते हैं। इसलिए LR सिग्नल्स नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये वही पल था जब सबूत और संकेत के बीच एक पतली रेखा खिंच गई। क्यूरियोसिटी 2012 और परसेवरेंस 2021 ने मीथेन स्पाइक्स, नमकदार खनिज और कॉम्प्लेक्स कार्बन जैसे संकेत दर्ज किए। फिर भी विकिंग LR को फाइनल हाँ या ना अभी नहीं मिली। ये मिशन आपको सिखाता है कि कंट्रोल, रिप्लिका और कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट्स के बिना निष्कर्ष देना खतरनाक हो सकता है। आप क्या समझते हैं, मार्स ने उस रोज जीवन की झलक दी या केमिस्ट्री ने हमें छुपा लिया? मार्स ऑब्जर्वर 25 सितंबर 1992 को लॉन्च हुआ। मास 1018 किलोग्राम, बजट लगभग $813 मिलियन, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर्स के साथ। 24 अगस्त 1993 को मार्स ऑर्बिट इंसर्शन की तारीख थी, पर 21 अगस्त को प्रेशराइजेशन के दौरान लिंक टूट गया। केवल सेकंड्स लॉन्ग कैरियर भी नहीं मिला। दोस्तों, 11 महीने की क्रूज के बाद 3 दिन पहले ऐसी खामोशी हैरानी पैदा करती है। पोस्ट मिशन रिव्यूज ने शक जताया कि एक वाल्व गलत समय पर खुल गया, दबाव सर्ज से प्रोपल्शन सिस्टम अस्थिर हो गया और स्पेसक्राफ्ट ने गलत दिशा में घूम शुरू किया। और टेलीमेट्री अधूरी थी, इसलिए एग्जैक्ट चेन ऑफ इवेंट्स सबूत के बिना ही रह गई। आप देखते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग में एक छोटी चूक करोड़ों डॉलर का मिशन ले डूबती है। ऑब्जर्वर के कई इंस्ट्रूमेंट्स मार्स ग्लोबल सर्वेयर 1996 पार दोबारा उड़े। NGS ने 1999 तक मार्स का डिटेल्ड ग्लोबल मैप दिया और बाद के ऑर्बिटर्स ने कंटिन्यूटी बनाए रखी। फिर भी 21 अगस्त 1993 की वो ब्लैंक स्क्रीन 70 मीटर DSN डिशेस पार गूंजता सन्नाटा सबक देता है। आप और हम समझते हैं, हर मिशन एक जोखिम का दूसरा नाम है। मैच 25 मार्च 2000 को उड़ा। हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में एपोजी 46,000 किलोमीटर के आसपास और पूरी पृथ्वी के ऑरोरास और प्लाज्मास्फेयर को एक हाई फ्रेम में मैप किया। 18 दिसंबर 2005 को संपर्क अचानक टूट गया। बैटरी रीसेट, लैचअप या पावर कंट्रोलर फॉल्ट की अटकलें लगी। आप सोचिए, एक ग्लोबल कैमरा एक पाल में अंधा पड़ गया। जनवरी 2018 में एमेच्योर स्कॉट टिली ने इस लॉस्ट सैटेलाइट का सिग्नल पकड़ा। फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन मैच हुई। नासा ने संपर्क जमाया।
कुछ हाफ टन में इंस्ट्रूमेंट्स ने डेटा भेजा और सॉफ्टवेयर आईडीज ने कंफर्म किया कि ये सच में इमेज हाई था। फिर लिंक कमजोर पड़ता गया। एटीट्यूड और रीसेट्स ने डाउनलिंक को धुंधला कर दिया। 13 साल तक बंद पड़ा यान अचानक कैसे जागा और फिर क्यों थम गया, इसका डिसाइसिव जवाब अभी नहीं। इंजीनियर्स ने साउथ अटलांटिक अनोमली, लंबे एक्लिप्स और रेडिएशन इंड्यूस्ड लैचअप जैसे कारण गिनाए, पर ट्रिगर एग्जैक्ट नहीं मिला। दोस्तों, आपका लेसन साफ है। ऑर्बिट में समय की चोट कभी कभी हार्डवेयर को नींद और बेहोशी दोनों दे देती है। आर्केड 2006 में पैलेस्टाइन, टेक्सास से लॉन्च हुआ। बलून 37 किलोमीटर तक चढ़ा और हीलियम बाथ ने रेडियोमीटर्स को 2.7 के पार ठंडा रखा ताकि कैलिब्रेशन एब्सोल्यूट रहे। ये टेम्परेचर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बराबर रखा गया। इसे इंस्ट्रूमेंट का अपना ग्लो दब गया। आप देखिए, डिजाइन का मकसद सिंपल था, पर प्रिसिजन माइक्रोकेल्विन पार नापी गई। स्कैन्स ने 3-10 गीगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो बैकग्राउंड को मॉडल से लगभग 6 गुना ज्यादा पाया। ब्राइटनेस टेम्परेचर अपेक्षा से ऊपर चली गई। मिल्की वे सब्ट्रैक्शन, बीम मैप्स और गेन कैलिब्रेशन सब पास हुए, फिर भी हिस बचती रही। ये संकेत नोन सोर्स काउंट्स को चुनौती देता है और अनसीन पॉपुलेशंस का इशारा करता है। इस हिस के संभावन स्रोत में असंख्य फेंट गैलेक्सीज की भीड़, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स या पार्टिकल फिजिक्स के बाहर के हिंट्स तक डिस्कस हुए, पर पर्याप्त सबूत नहीं। 2009 और आगे के कैंपेन्स ने खोज जारी रखी, फिर भी सवाल लौट आते हैं। दोस्तों, जब टार्क खत्म हो तब और डेटा हाई रास्ता दिखाता है, आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, विकिंग के 37 डिग्री सेल्सियस कल्चर्स, मार्स ऑब्जर्वर के 3 दिन पहले का ब्लैकआउट इमेज का 13 साल बाद जागना और आर्केड का 6 गुना रेडियो हिस, ये 4 मिशंस ह्यूमी विनम्र बनते हैं। आप कमेंट्स में लिखिए कौन सा रहस्य आपको सबसे गहरा लगा और क्यों की। अगर ये सफर पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए। हमारे अगली कहानी से जुड़े रहिए।